नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। ये कहाँ आयोजित किया गया है, क्यों आयोजित किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण संस्थान इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सरल और आसान भाषा में इस जानकारी को आपको देने का प्रयास करूंगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्ञान भारतम पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। कौन सी पहल? ज्ञान भारतम पहल किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ज्ञान भारतम नामक एक राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। और इसके तहत ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है स्थानांतरण करना और साथ में संरक्षण करना। किसका? पांडुलिपियों का, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है मनुस्क्रिप्ट। इनका डिजिटलाइजेशन करना इस मिशन का उद्देश्य है। मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। साथ में कोशिश करना है कि इन पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाए। और इस मिशन के 5 स्तंभ हैं। पहला संरक्षण, दूसरा डिजिटलीकरण, तीसरा क्षमता विकास, चौथा अनुसंधान और पांचवा जो है जनसंपर्क। प्रेजेंटेशन, डिजिटलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च और आउटरीच, ये 5 स्तंभ हैं। किसके? याद रखना है आपको, ये भारत ज्ञान मिशन या ज्ञान भारत मिशन, जिसे हम ज्ञान भारतम पहल भी कहते हैं। इसके 5 स्तंभ हैं और इन्हीं के तहत किनको संरक्षित करना है, ये आपको दिख रही हैं पांडुलिपि। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पांडुलिपियां क्या होती हैं, मनुस्क्रिप्ट क्या होती हैं, तो आइए उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पांडुलिपियों को मनुस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। ये वे लिखित दस्तावेज हैं जो हाथ से तैयार किए जाते हैं और आमतौर पर किसी पुस्तक, ग्रंथ या धार्मिक साहित्य का आरंभिक रूप होते हैं। इनमें मुद्रण से पहले लिखा जाता है और प्राचीन काल में ज्ञान और साहित्य के संरक्षण के लिए ये प्रमुख साधन मानी जाती थी पांडुलिपियां। पांडुलिपियां एक डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें हाथ से तैयार किया जाता था, जो प्राचीन काल में ज्ञान का माध्यम थी, साहित्य का माध्यम थी। और याद रखना कि इनमें परिभाषा दी जाती थी और हाथ से लिखी जाती थी। इन्हें ही पांडुलिपियां कहते थे। इनमें धार्मिक ग्रंथ शामिल होते थे, साहित्य, इतिहास, विज्ञान और दर्शन की जानकारी मिलती थी। साथ में इनको संरक्षित करने के लिए पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता था, पत्ते का प्रयोग किया जाता था और ताम्रपत्र का प्रयोग किया जाता था। पांडुलिपियों को संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, तमिल, अरबी, फारसी, लैटिन आदि भाषाओं में लिखा गया है। ज्ञान, संस्कृति और इतिहास के अध्ययन में पांडुलिपियों यानी मनुस्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा भूमिका है। विशेषता है, हर पांडुलिपि अद्वितीय होती थी क्योंकि हस्तलिपि में लेखक की शैली और विवरण अलग होता था। एंशिएंट टाइम में बेहतरीन तरीके से तैयार की गई पुस्तिका को, दस्तावेज को मनुस्क्रिप्ट कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। और आपको पांडुलिपि इस तरीके से आपको दिखती थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पांडुलिपि में मुख्य प्रकार क्या होते थे, तो पांडुलिपि का पहला प्रकार होता था धार्मिक होती थी, जैसे वेद की पांडुलिपि, उपनिषद की पांडुलिपि, कुरान की पांडुलिपि। इनमें पूजा, धर्म, रीति रिवाज की जानकारी मिलती थी। इनका संरक्षण संग्रहालय में, पुस्तकालय में और वर्तमान समय में डिजिटल स्कैनिंग के माध्यम से किया जा रहा है। साहित्यिक रूप से पांडुलिपियां होती थीं जिनमें संस्कृत काव्य लिखा होता था, तमिल साहित्य लिखा होता था, कविता के रूप में, गाथा के रूप में, नाटक के रूप में। इन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखा जाता था। वर्तमान में इन्हें डिजिटल किया जा रहा है। वैज्ञानिक पांडुलिपियां भी हुआ करती थीं, ऐतिहासिक पांडुलिपियां भी हुआ करती थीं, जैसे चिकित्सा से जुड़ी चरक संहिता बहुत शानदार पांडुलिपि मानी जाती है। सुश्रुत संहिता ये भी बहुत बढ़िया पांडुलिपि मानी जाती है। इससे आयुर्वेद, गणित और खगोल का ज्ञान मिलता है। इन्हें रसायन के माध्यम से संरक्षित रखा जाता था और वर्तमान में डिजिटल किया जा रहा है। इसी प्रकार ऐतिहासिक पांडुलिपियों में शिलालेख मिलता है, राजसूय यज्ञ जैसी घटनाओं की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। इन्हें संग्रहालय में और डिजिटल रूप में संरक्षित करके रखा जा रहा है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत
भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि वो लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटल रूप प्रदान करे और आप एक क्लिक में उन पांडुलिपियों में संरेखित ज्ञान को प्राप्त कर सकें, उससे जुड़ा साहित्य प्राप्त कर सकें। इसके लिए सरकार ने क्या किया है? इसके लिए सरकार ने ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 11 से 13 सितंबर 2025 में। कहां पर हुआ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। और इसमें किस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जिसे शॉर्ट में IGNCA कहा जाता है। इसके बारे में आगे जानेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी गई है, उसका उद्देश्य है पांडुलिपियों के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना और दुनिया को बताना कि हम प्राचीन साहित्य को संभाल के रखे हुए हैं, प्राचीन ज्ञान को संभाल के रखे हुए हैं, उसका आज हम प्रयोग करेंगे और डिजिटल रूप में दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इसमें 1100 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें विद्वान, विशेषज्ञ, संस्थान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता शामिल थे। भारत और विदेश के विद्वानों के बीच विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई। इसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। संस्कृति मंत्री जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन और मार्गदर्शन किया। मुख्य अतिथि में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय संस्कृति मंत्री, विवेक अग्रवाल संस्कृति मंत्रालय के सचिव, प्रोफेसर मंजुल भार्गव जो हैं ये जो है इन्हें फील्ड मेडल विजेता रही हैं, और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जो हैं ये इंदिरा गांधी संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में आगे हम जानने वाले हैं। तो याद रखना, ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर 2025 में किया गया है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स संस्थान की, और पांडुलिपियों को संरक्षित करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ में इस कार्यक्रम में दिल्ली घोषणा पत्र, जिसे ज्ञान भारतम संकल्प पत्र के रूप में जाना जा रहा है, इसे भी जारी किया गया। ये कब जारी किया गया? 13 सितंबर 2025 को। इसको किसने जारी किया? अमिता पी सरभाई जो हैं संयोजक, उन्होंने इसको औपचारिक रूप से पढ़ा और समापन सत्र में इसको अपनाया गया। आपसे बोला जाए दिल्ली घोषणा पत्र यानी ज्ञान भारतम संकल्प पत्र में क्या क्या है? भारत को विश्व की सबसे समृद्ध पांडुलिपि परंपराओं की भूमि के रूप में मान्यता देना है। विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को पांडुलिपियों को संरक्षण, डिजिटलाइजेशन और प्रचार प्रसार के माध्यम से स्थापित करना है। भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है, खासतौर पर पांडुलिपियों के क्षेत्र में। ज्ञान भारतम को जन आंदोलन में बदलना है, मतलब कि लोग पांडुलिपियों के महत्व को समझ पाएं, उनका उपयोग कर पाएं और उसको अपने जीवन से कनेक्ट कर पाएं, अपने साहित्य और ज्ञान से कनेक्ट कर पाएं। साथ में लिपि में, भाषा में उसका पोषण किया जाए, विविधता में एकता लाई जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। नागरिक, विद्वान, छात्र और महिला युवाओं को भागीदारी बढ़ाना, उन्हें पांडुलिपियों के प्रचार प्रसार में शामिल करना, ये उद्देश्य है ज्ञान भारतम संकल्प पत्र का, जिसे आप दिल्ली घोषणा के नाम से भी जान रहे हैं। संरक्षकों को और संस्थाओं को मान्यता देना और सम्मानित करना, पांडुलिपियों पर शोध और पुनर्व्यवस्था और मूल प्रतियों को सुरक्षित रखना, शिक्षा और नवाचार में प्राचीन ज्ञान का प्रयोग करना, जन जागरूकता और भावी पीढ़ियों को मार्गदर्शन देना, ये सारी बातें लिखी गई हैं दिल्ली घोषणा पत्र में, जो जारी किया गया है पहले ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जो कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण संस्थान इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, शॉर्ट में क्या कहा जाता है? IGNCA। आई का मतलब इंदिरा, जी का मतलब गांधी, एन का मतलब नेशनल, सी का मतलब सेंटर, फॉर ए का मतलब आर्ट्स। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? भारत की कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की स्थापना कब करी गई? 1985 में करी गई। किन्होंने करी? प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। और इनका नाम किस पर रखा गया?
पूर्व प्रधानमंत्री और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया। स्थापना 1985 में, स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकरण 1987 में। उद्देश्य क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का उद्देश्य है भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य, दृश्य कला और साहित्य के संरक्षण को बढ़ावा देना, उसके अध्ययन को बढ़ावा देना और प्रचार प्रसार करना। एक प्रकार से भारत में जो आर्ट्स हैं, भारत में जो कला है, संगीत है, नाट्य है, साहित्य है, इनको अध्ययन में शामिल करना, इनका संरक्षण करना, इनका प्रचार प्रसार करना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसे शॉर्ट में IGNCA कहा जाता है। इसके प्रमुख कार्य कला और मानविकी के अनुसंधान को बढ़ावा देना, दस्तावेजीकरण करना और डिजिटल संग्रह बढ़ाना, प्रदर्शनियां लगाना, कार्यशाला आयोजित करना और कलात्मक संवाद को आगे बढ़ाना, जनजातीय और लोक कला का अध्ययन करना। विशेष परियोजनाएं कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स चल रही है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से ये संस्थान भारत की कला को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अगर हम बात करें कि इसके प्रमुख सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA के प्रमुख 10 रीजनल केंद्र है। देखिए, मुख्यालय तो नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। उसके अलावा 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे बनारस उत्तर प्रदेश में है, गुवाहाटी असम में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, रांची झारखंड में है, बड़ोदरा गुजरात में है, गोवा में है, त्रिशूर केरला में है, पुदुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में है और तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ये रीजनल ऑफिसेज हैं किसके? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। आप यहां पे देख सकते हैं मैप में आपको ये चीजें यहां पर क्षेत्रीय कार्यालय दिखाए गए हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालय का उद्देश्य है भारतीय कला, संस्कृति, धरोहर के संरक्षण में, अध्ययन में और प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाना। जैसे आगम दर्शन से कौन सा जगह जुड़ती है? बनारस उत्तर प्रदेश, जो IGNCA का एक क्षेत्रीय केंद्र है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर संस्कृति का केंद्र गुवाहाटी असम में है, बेंगलुरु कर्नाटक में सभ्यता और प्रदर्शन कला है, झारखंड में जनजातीय धरोहर अध्ययन है, बड़ोदरा में आधुनिक कला, गोवा में अंतर सांस्कृतिक संबंध, त्रिशूर केरला में वैदिक परंपरा और प्रदर्शन कला, पुदुचेरी में पुरातात्विक और अभिलेखीय अध्ययन, जम्मू कश्मीर में शैव दर्शन और तिरुपति आंध्र प्रदेश में वैष्णव आगम और मंदिर वास्तुकला। इन सभी चीज़ों के आर्ट फॉर्म के लिए ये रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं 10 भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। उम्मीद है कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।